मॉड्यूल 6 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक नेम इज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। हर एक क्लाउड में या ऑपरेटिंग सिस्टम में ना आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा जिसको हम बोलते हैं यूजर मैनेजमेंट, या फिर यूजर राइट्स, या फिर यूजर प्रिविलेजेस। ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है? AWS ने हमको बोला कि हम आपको एक स्पेस दे रहे हैं अपने डेटा सेंटर में, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्चुअल डेटा सेंटर। और एक डेटा सेंटर में आप ये बोल सकते हैं कि मेरा एक बहुत बड़ा सेटअप है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता डेटा सेंटर में कि मेरे पास ओनली 5 सर्वर्स रनिंग में होंगे या 10 सर्वर्स रनिंग में होंगे। एन नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ सर्वर्स मेरे आपके डेटा सेंटर में रनिंग में हैं, और इन सर्वर्स के अंदर आई हैव कॉन्फ़िगर्ड मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल वेबसाइट्स। कुछ मेरे डेटाबेस के सर्वर्स हैं, कुछ मेरे एप्लीकेशन के सर्वर्स हैं। यानी कि ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूं, AWS ने टोटल हमें 200 प्लस सर्विसेज क्लाउड में अवेलेबल करा रखे हैं। और वो लोग हमसे बोलते क्या हैं कि आपको अगर इन 200 सर्विसेज को मैनेज करना है ना, सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट? और इस अकाउंट को वो लोग कौन सा प्रिविलेज देते हैं, राइट्स क्या होते हैं हमारे पास? एडमिन राइट्स। यानी कि उस सिंगल यूजर आईडी से AWS की 200 से ज्यादा सर्विसेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर। अब मैंने बोला कि चलो मोटा मोटा मैंने 200 सर्विसेज AWS से ना लेके, लेट सपोज आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट 50 सर्विसेज ऑफ AWS। और मेरे जो कंपनी का साइज था ना, मैंने 1000 एम्प्लॉयज हायर कर रखे थे अपने पूरे कंपनी के इन्वायरमेंट को रन करने के लिए। अब थोड़ा सा आप उस लेवल से, मैनेजमेंट लेवल से अगर हम सोचते हैं कि यार 200 सर्विसेज AWS प्रोवाइड करता है, जिसमें से 50 सर्विसेज मैंने यूज कर रखे हैं अपने कंपनी के लिए। एंड अगेन ये 50 जो काउंट है ना, ये बहुत ज्यादा है। क्या हम लोग इन 1000 एम्प्लॉयज को सबको एक कॉमन यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे कि आपका ये अकाउंट है एंड यू हैव द एडमिन राइट्स? किसी भी सर्विस को डिलीट कर सकते हैं आप, किसी भी सर्विस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी को भी आप अगेन नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा मैनेजमेंट चाहते हैं? हाँ जी। नहीं सर, ये तो सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा ना। सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, बिकॉज 50 सर्विसेज हम अपने कंपनी में यूज करते हैं AWS के। वी हैव द 1000 एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड इन माई कंपनी, और उन सबको अगर मैं एडमिन लेवल के राइट्स देता हूं, सो दिस विल बी अगेन बिग सिक्योरिटी इशू। कोई भी यूजर आपके रनिंग इन्वायरमेंट में जाके किसी भी, लेट सपोज आपके 10 सर्वर्स ऐसे थे जो कि एक इंटरनल वेबसाइट, जो आपका मेन बिजनेस जो था आपका, उस वेबसाइट को चलाने के लिए आपने 10 सर्वर्स लगा रखे थे, और वो 10 सर्वर्स ना आपके एक लोड बैलेंसर से अटैच थे। किसी यूजर ने क्या किया, उसको एडमिन राइट्स थे, उसने लोड बैलेंसर को डिलीट कर दिया। अब आप बताओ, लोड बैलेंसर अगर डिलीट हो गया, क्या आपका वेबसाइट रेस्पॉन्स करेगा? हाँ जी, क्योंकि आपने, ट्रैफिक ही नहीं जाएगा सर उस पे। ट्रैफिक नहीं जाएगा, क्योंकि एंड यूजर के पास जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था ना, वो आपका लोड बैलेंसर था वेबसाइट को ओपन कराने के लिए। अब लोड बैलेंसर हमने डिलीट कर दिया तो वेबसाइट आपका ओपन नहीं होगा। अगेन देयर विल बी अ बिजनेस इंपैक्ट। आपका वेबसाइट ओपन नहीं होगा तो नो वन विल परचेज योर प्रोडक्ट। जिस चीज के लिए आपने वेबसाइट बना रखा था, वो काम आपका नहीं होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया। यानी कि ओवरऑल मैं आपसे बोलूं, आपने वर्चुअल डेटा सेंटर में, लेट सपोज AWS के कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज आपने यूज कर रखे थे।
आपने बोला कि सबसे पहले प्राइम रिक्वायरमेंट है मैं AWS का बीपीसी सर्विस, नेटवर्क मेरे को क्रिएट करना होता है, गेटवे क्रिएट करने होते हैं, सबनेट्स क्रिएट करने होते हैं, फायरवॉल्स मेरे को AWS से लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि यार फिर मेरे को स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, और स्टोरेज में भी AWS आपसे क्या बोलता है कि हम डिफरेंट, आपको अगर टोटल स्टोरेज की बात करते हैं तो टोटल 5 टाइप का स्टोरेज हम आपको देते हैं। 3 आपके ब्लॉक लेवल के हैं, 2 आपके ऑब्जेक्ट लेवल के हैं। EBS हो गया आपका एफेमरल, EFS एंड S3, और फिर आपका S3 ग्लेशियर। सेम आगे चल के आपने बोला कि चलो मैंने आपसे एक सर्विस लिया EC2, कभी भी मैं अपने सर्वर्स को क्या करता हूं, क्रिएट करने होते हैं मेरे को सर्वर्स, ऑन डिमांड सर्वर्स क्रिएट करता हूं, टेस्टिंग के लिए सर्वर्स क्रिएट करता हूं, डेवलपमेंट टीम के लिए सर्वर्स क्रिएट करता हूं, तो मेरे को EC2 सर्विस भी आपसे चाहिए। सेम आपने बोला कि मेरे को मॉनिटरिंग चाहिए, तो आपने उनसे क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल का भी सर्विस आपने ले लिया, ठीक है, क्लाउड वॉच हो गया। आगे चल के आपने बोला कि मेरे को DNS की सर्विस भी आपसे चाहिए, राउट 53 सर्विस आपने उनसे ले लिया, ठीक है। आपने बोला कि मेरे को डेटाबेस भी चाहिए एप्लीकेशन के लिए, RDS आपने ले लिया। अब लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने आया ना, कि इन रिसोर्सेस को मैनेज करने के लिए हाउ मैनी यूजर्स वी रिक्वायर्ड। क्या चैलेंज आया हमारे सामने, हाउ मैनी यूजर्स वी रिक्वायर्ड टू मैनेज माई वर्चुअल डेटा सेंटर। अब आप ना खुद से एक क्वेश्चन करो कि अकाउंट मैंने एक बना रखा है AWS के साथ, दैट इज माई एडमिन लेवल अकाउंट, मेरे को 100% प्रिविलेज है कोई भी रिसोर्स को, किसी भी सर्विस को क्रिएट करने के, डिलीट करने के एंड मॉडिफाई करने के। तो क्या आप हर एक यूजर को, लेट सपोज आपने एक प्रोजेक्ट के लिए 50 इंप्लॉइज को रिजर्व कर दिया कि 50 लोग मेरे इस कंपनी के पूरे इन्वायरमेंट को मैनेज करके देंगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में लगा दूंगा, कोई मॉर्निंग में आएगा, कोई आफ्टरनून में, कोई नाइट शिफ्ट में आएगा, लेकिन एट द एंड सबको काम कहां पे करना है, मेरे इस प्रोजेक्ट पे। जैसे आपने बोला होगा किसी कस्टमर का नाम है XYZ, तो कंपनी वाले बोलते हैं ना कि आपको XYZ वाले प्रोजेक्ट पे ये राइट्स मैं आपको दे रहा हूं। तो आप कभी कभी बोलते हो कि यार मैं ना किसी सर्विस को यूज करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास एक्सेस राइट्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी ने आपको अपना एक यूजर आईडी बना के दिया, एक पासवर्ड आपको दिया, ये नहीं आपको बताया कि आपको मैं क्या राइट्स दे रहा हूं। उन्होंने बोला कि ये कंट्रोल मैंने एडमिन को दे रखा है, एडमिन को आपको रिक्वेस्ट या मेल करना पड़ेगा, आई एम अनेबल टू परफॉर्म दिस टास्क और ऑपरेशन, प्लीज ग्रांट मी द एक्सेस ओवर दिस आईडी, ओवर दिस यूजर आईडी, राइट्स। तो मैंने बोला कि यार आपको बीपीसी की भी रिक्वेस्ट आती है, नए नेटवर्क्स आपको बनाने हैं, स्टोरेज प्रोविजन करना है, EC2 सर्वर्स आपको बनाने हैं, RDS आपको, डेटाबेस आपको चाहिए, राउट 53 आपको चाहिए, क्लाउड वॉच आपको चाहिए। तो इन सारे सर्विसेज को ओवरऑल हमें अगर मैनेज करना है, तो हम लोग कंपनीज में करते क्या है, कभी भी हम लोग ऐसा प्रैक्टिस नहीं करते कि एक यूजर हमने बनाया था, अकाउंट जब साइन अप किया था, सेम यूजर से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम यूजर से हम हर एक AWS के सर्विस को मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक अपना अकाउंट बना रखा है AWS के साथ, krnetwork3@gmail.com। अब आप मेरे को ये बताओ कोई भी, ये अकाउंट हमारा नॉर्मल यूजर का अकाउंट है या फिर ये सुपर यूजर जिसको आप एडमिन अकाउंट आप बोलते हैं, कौन सा अकाउंट है ये? सुपर यूजर। राइट। तो सुपर बाय यूजर डिफॉल्ट वैसे। ये जो अकाउंट हमने बनाया है ना, वो अकाउंट हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का अकाउंट है, यानी कि हम इस सिंगल अकाउंट से चाहें तो क्या कर सकते हैं, AWS की हर एक सर्विस को हम यूज कर सकते हैं। इंफ्रा प्रोविजनिंग तो ठीक रहता है कि आपने बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से इन सारे सर्विसेज को वन टाइम प्रोविजन कर देता हूं, लेकिन बाद में इनके जब मैनेजमेंट की बात आती है ना,
कभी भी हम जब यूजर से काम कराते हैं ना, सबसे पहले ये मैनेजमेंट करते हैं कि मेरे को अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हाउ मेनी यूजर्स वी रिक्वायर्ड। लेट सपोज आपने बोला मेरे को चाहिए 10 यूजर्स, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। ठीक है, यूजर 1, 2, 3 एंड 4। अब आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि यार यूजर 1 से मेरे को क्या काम कराना है। यूजर 1 को एग्जैक्टली इन सर्विसेज के लिए कौन सा राइट्स मेरे को देना है। जैसे आपने बोला यूजर 1 है ना, उसको केवल मैं राइट्स देना चाहता हूं EC2 सर्विस पे। EC2 सर्विस पे भी सारे एक्शन नहीं देने मेरे को, क्योंकि EC2 सर्विस के अंडर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी रिसोर्सेस आते हैं, कोई मेरे को नाम बता सकता है? EC2 इज योर पेरेंट सर्विस नेम, इसके अंदर रिसोर्सेस के नाम क्या हैं? EC2 के अंडर आपने देखा होगा हम लोग इमेजेस भी यहीं पे रखते हैं। AMI आपके कहां पे स्टोर होते हैं? EC2 स्नैपशॉट। के अंडर। स्नैपशॉट कहां पे स्टोर होते हैं आपके? EC2 के अंडर। यानी कि सब रिसोर्स कौन सा है? सर्विस नेम इज EC2, इसका सब रिसोर्स क्या हो गया? AMI, स्नैपशॉट, की पेयर, स्टोरेज। EBS वॉल्यूम, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये सब क्या है इसके? सब रिसोर्सेस हैं। अब मैंने बोला कि यार अगर मैं EC2 सर्विस पे फुल एक्सेस इसको देता हूं, यूजर को एक कंप्लीट परमिशन में दे देता हूं, तो फिर तो ये मैंने अगेन गलती कर दी ना। मैं ओनली चाहता क्या था, ये यूजर 1 सर्वर्स को क्रिएट कर पाए, बस क्या कर पाए? सर्वर्स को क्रिएट कर पाए, डिलीट कर पाए, रीस्टार्ट कर पाए, स्टॉप कर पाए। ना इसको मैं वॉल्यूम बनाने के राइट्स दे रहा हूं, ना इसको मैं की पेयर बनाने के राइट्स दे रहा हूं, ना इसको मैं इमेज बनाने के राइट्स दे रहा हूं, ना इसको मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाने के राइट्स दे रहा हूं, ना एडिशनल निक ये बना सकता है। ओनली पहले से जो बना हुआ है ना उसको ये यूज कर सकता है। तो मैं क्या करूंगा, एडमिन के अकाउंट से एक टेम्पलेट में ना इसको बता दूंगा कि आपको ये AMI यूज करना है और सिक्योरिटी ग्रुप ये यूज करना है आपको, इंस्टेंस टाइप ये यूज करना है, और फोर्थ क्या बता दिया मैंने इसको, एक वॉल्यूम पहले से बना हुआ है वो आपको अटैच करना है, और फिफ्थ मैंने क्या बता दिया इसको? हाँ जी, वॉल्यूम क्रिएट, इंस्टेंस टाइप, सिक्योरिटी ग्रुप, AMI। सर्वर बनाने के लिए और क्या चाहिए होता है हमें? की पेयर। मैं बोला कि यार ऐसा करता हूं, इन पांचों रिसोर्सेस का ना राइट्स मैं यूजर 1 को दे देता हूं। इनको पहले से ये क्रिएटेड है ये चीजें, इनको एक्सेस करके ओनली एक सर्वर रन करके दे दे, ऐसी रिक्वायरमेंट कंपनी में आया। तो मैं बोलूंगा यूजर 1 का काम है सिंपल, पहले से चीज पड़े हुए हैं ऑलरेडी, रिसोर्सेज बने हुए हैं, उनको यूज करके आप एक सर्वर रन करके दे देना। तो जब भी इसके पास रिक्वायरमेंट आएगा ना कि यूजर 1 को एक मशीन रन करना है, तो ये बोलेगा कि मैं मशीन क्रिएट कर सकता हूं लेकिन AMI क्रिएट नहीं कर सकता, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट नहीं कर सकता, वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकता, की पेयर क्रिएट नहीं कर सकता। अगर ये चीजें पहले से बनी हुई हैं तो मेरे को इन पे रीड ओनली के राइट्स दे दो बस। मैं पहले इनको देख पाऊंगा तभी तो इनको यूज कर पाऊंगा। कभी कभी हम ऐसा गलती कर जाते हैं, EC2 सर्विस पे सर्वर बनाने के राइट्स तो हमने दे दिए, लेकिन सर्वर कब बनेगा? जब यूजर क्या कर पाएगा, इन सर्विसेज को, इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएगा। रीड ओनली के राइट्स नहीं है और आपने यूजर को बोल दिया EC2 से एक सर्वर लॉन्च करके दे दो, तो वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्योंकि एजोर के क्लाउड में ना दो टाइप ऑफ यूजर जो है ना वो दो टाइप के हैं। एक तो आपका क्या है, एडमिन यूजर, और एक आपका क्या है,
नॉर्मल यूजर। और इनके राइट्स की मैं आपसे बात करता हूं ना, तो एडमिन यूजर को तो 100% राइट्स हैं, और जो नॉर्मल यूजर होते हैं ना, इनको राइट्स कितने हैं? 0%। यानी कि अगर आपने कोई नॉर्मल यूजर AWS के क्लाउड में IAM सर्विस को यूज करके बनाया, तो याद रखना, नॉर्मल यूजर को, जिसको कि आप IAM यूजर भी बोलते हैं, इनको ही हम क्या बोलते हैं? और IAM यूजर अदर यूजर। या अदर यूजर भी बोल सकते हैं, या फिर IAM यूजर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जनरली तो टेक्निकली IAM यूजर ही बोलते हैं, और कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं राइट्स की बात करता हूं ना आपसे, कि इनको कितना राइट है सर्विस पे काम करने के लिए, तो राइट्स इनके पास कितने होते हैं? 0%। अगर आपने अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन करके 10 यूजर बनाए और इनको कोई भी परमिशन आपने नहीं दिया, तो ऑल यूजर्स हैव 0% राइट्स। वो ओनली AWS के अकाउंट को अपना लॉगिन कर सकते हैं। आपके अकाउंट में जाके ना वो BPC में कुछ कर सकते, ना स्टोरेज में, ना EC2 में, ना RDS में, ना राउट 53। यानी कि आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उनको कोई परमिशन ना दो। व्यू परमिशन तो होंगे उनको पास ना, रीड के भी जैसे परमिशन नहीं होते, रीड के भी परमिशन नहीं होते। 0% मतलब मीन्स। अगर आपने एडमिन से 10 सर्वर भी रन कर दिए ना आपने, और आप बोलते हैं कि मैंने एक यूजर बना दिया, इसको परमिशन नहीं दिया, कोई भी कुछ भी राइट्स मैंने नहीं दिए, तो ये यूजर ना ओनली कंसोल लॉगिन करके सर्विसेज को देख पाएगा कि कितने सर्विसेज AWS ने मेरे को दे रखे हैं। तो दोनों ही अकाउंट आपके, चाहे नॉर्मल यूजर का अकाउंट है, चाहे एडमिन यूजर का अकाउंट है, दोनों ही अकाउंट आपके कौन से होते हैं? सिंगल साइन ऑन लॉगिन। सिंगल साइन ऑन। यानी कि AWS ने एक कॉमन URL बताया कि मेरे जितने भी सर्विसेज है ना, आप अपने ब्राउजर में जाके कंसोल का URL टाइप करना, और सिंगल URL से आप 200 की 200 सर्विसेज को क्या कर सकते हैं? एक्सेस। कोई अलग से आपको सर्विस नहीं मिलेगा कि पहले आप इस सर्विस पे जाना, तब जाके आप एक नया URL आपको मिलेगा, फिर वहां से इस सर्विस को एक्सेस करना। नहीं, एक सिंगल URL से मेरे हर एक सर्विस, हर एक जितने भी क्लाउड की सर्विसेज मैं देता हूं, वो सिंगल URL पे अवेलेबल है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट SSO लॉगिन। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने एडमिन से 10 सर्वर्स बनाए, तो जो ये यूजर बने ना, ये इन सर्वर्स को देख भी नहीं पाएगा कि कौन सा IP है इसका, कौन से रीजन में है, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, कुछ नहीं देख सकता ये। क्योंकि बाय डिफॉल्ट AWS में किसी भी यूजर को कोई भी राइट्स यहाँ पे नहीं होता है। क्लियर है यहां तक सबको? सर्विस में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये क्या हम आई एम देखेंगे? यूजर, ये आई एम यूजर खाली लॉगिन करने के लिए होता है क्या, या सर्विस चेक करने के लिए? लॉगिन तो करोगे ही आप। यूजर्स हम क्यों बनाते? अच्छा एक बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर क्यों बनाते हो आप? मल्टीपल यूजर्स क्यों बनाते हो? लॉगिन करके फिर डिफरेंट अपना राइट्स एक्टिविटी जो लेने के लिए सर, कोई डेटाबेस के यूजर्स होते हैं, कोई एप्लीकेशन के यूजर होते हैं, कोई डेवलपर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट एक राइट्स देने कंपनी के का लिए। जो डायरेक्टर होता है, राइट, ये कंपनी का डायरेक्टर एम्प्लॉयज क्यों हायर करता है कंपनी में? काम करवाने के लिए। काम करवाने के लिए ना। क्या कंपनी का डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता यार कि तुम्हारी ना मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं सारा काम ना खुद कर लूंगा, AWS पे जाऊंगा और अकाउंट बना लूंगा अपना, जितने भी सर्विसेज वगैरह मेरे को रन करनी है मैं खुद ही कर लूंगा काम। क्या हम ऐसा करते हैं कभी? डायरेक्टर बोलता है भैया मैं अपने लिए खुद कुछ पहले TPM हायर करूंगा, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। और TPM क्या बोलता है? मैं अपने नीचे क्या हायर करूंगा? इंजीनियर। अब इन इंजीनियर्स का काम रहेगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आता है, उस प्रोजेक्ट के सर्विसेज को मैनेज करना, और मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट को उसके बेसिस पे रन करके देना। यही काम होता है ना। अब हमने बोला कि यार लेकिन इंजीनियर तो मैंने बहुत हायर कर रखे हैं, एक प्रोजेक्ट में 50 बंदे काम करते हैं, 50 के 50 बंदे सेम प्रोजेक्ट पे हैं, लेकिन उनमें भी मैंने बोला
कि हर एक इंजीनियर को हर एक राइट्स मैं नहीं दूंगा। उसमें भी मैं डिफाइन करूंगा कौन L1 पे काम करता है, कौन L2 पे काम करता है, कौन लेवल 3 पे काम करता है। तो मैंने बोला यार लेवल 3 पे जो बंदा काम करता है तो उसको मैक्सिमम राइट्स की मेरे को जरूरत है, तो उसको सारे राइट्स मेरे को देने पड़ेंगे। मैंने बोला आप, लेकिन L3 पे भी जो बंदा काम कर रहा है ना उसको रूट लेवल के एक्सेस में नहीं दे रहा हूं। रूट हमेशा किसके पास है? लेट सपोज मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूं प्रोजेक्ट का, टीपीएम एज ए टीपीएम मैंने एडमिन अकाउंट अपने पास रखा हुआ है। यहां से बैठ के मैं पूरे कंपनी को मैनेज करूंगा, पूरे इंजीनियर्स को जितने भी मैंने हायर करे हैं। अब इनमें से मैं मैनेजमेंट करूंगा कि किसको क्या राइट्स देने हैं। L3 पे आप हो तो मैक्सिमम राइट्स मैं आपको दूंगा, L2 पे हो तो उससे कम आपको दूंगा, और L1 पे हो तो आपको ओनली रीड ओनली, काइंड ऑफ रीड ओनली के राइट्स मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स भी हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हर एक यूजर को अपने अपने टास्क, मैंने बोला कि एक सर्वर मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये मेरा एक सर्वर है, और इस सर्वर पे मैंने कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं ना, सबको क्या कर रखा है, सॉफ्टवेयर मैंने यहां अपलोड करे हुए हैं। तो आप ये बताओ अगर 100 यूजर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबको पहले मैं उनका अकाउंट बना के देता हूं ना यहाँ पे, या फिर हम कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि एक शेयर अकाउंट बना देते हैं, वो सबको एक्सेस दे दिया उसका, कभी कभी ऐसा भी हम कर लेते हैं, राइट। बट ये अगेन आपके प्रोडक्शन साइट्स के लिए ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। 100 यूजर अगर आपने बनाए, 100 यूजर को अगर आपने डिलीट करने के राइट्स दे रखे होंगे ना, तो एक यूजर लॉगिन करेगा और गलती से उसने आरएम कमांड चला दिया तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर डिलीट, कंपनी को लॉस। तो सेम यूजर मैनेजमेंट जब हम अपने इतने बड़े इंफ्रा को क्लाउड पे रन करना चाहते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम बोलते हैं कि यार अपने ना AWS की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए पहले AWS के प्लेटफॉर्म में कुछ यूजर्स बना लेते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से यूजर से क्या काम हमें कराना है। सर एक क्वेश्चन था कि जो OS यूजर होता है, जैसे सेम सेम सपोज LDAP इम्प्लीमेंटेड है और मैं किसी LDAP से एक IAM यूजर को EC2 पे एक्सेस देता हूँ, एक मिनट रीड रुको, ओनली। एक मिनट रुको। बहुत लोग क्या समझते हैं कि हम EC2 मशीन के अंदर जो यूजर बनाते हैं ना, वो यूजर और IAM यूजर क्या दोनों सेम होते हैं? तो आप समझ जाना दोनों यूजर क्या है हमारे, डिफरेंट हैं। बहुत लोगों का डाउट यही होता है कि IAM यूजर जो मैंने बनाया है, लेट सपोज एक यूजर बनाया मैंने यूजर 1 के नाम से, और इस यूजर को मैंने EC2 सर्विस पे एक्सेस दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूजर 1 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट लॉगिन कर जाएगा जो आपने एक इंस्टेंस रन कर रखा है। इंस्टेंस में लॉगिन कौन करेगा? जो यूजर आपने यूजर ऐड कमांड से बनाया होगा। क्लियर है ना सबको? यस सर। ये आपका मशीन हो गया, इसमें चल रहा है एक OS लाइनेक्स। अब आपने बोला कि मैंने AWS का एक सर्विस यूज किया IAM, और यहां पे एक यूजर बना रखा है मैंने, ठीक है। अब ये यूजर 1 क्या यहां पे अपने आप से लॉगिन कर जाएगा? आप लोग क्या समझते हैं? ये आपका लॉगिन नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अलग एंटिटी हो गया और ये सर्विस आपका अलग एंटिटी हो गया। ये सर्विस पता है क्या कहता है कि यूजर 1 ओनली आपके सर्वर को रीस्टार्ट कर सकता है, रीबूट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये भी कब कर सकता है? जब इस यूजर को एडमिन ने परमिशन दिए होंगे। इस यूजर को इस OS में लॉगिन करने के राइट्स नहीं है। ओनली क्या कर रहा है वो? आपके EC2 सर्विस को, क्योंकि EC2 सर्विस हमारा किसका सर्विस है? AWS का सर्विस है, राइट। नए सर्वर्स बना सकता है, डिलीट कर सकता है, वॉल्यूम बना सकता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन यूजर काम करेगा वो आपको डिसाइड करना है। बहुत सारे कंपनीज ऐसा करके चलते हैं कि जिस यूजर से मैं AWS लॉगिन कर रहा हूं उसी यूजर से मेरा क्या हो,
ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉगिन हो, तो ऐसे यूजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन यूजर्स, राइट। फिर आपको अपने इंफ्रा में क्या करना पड़ेगा? या तो एक्टिव डायरेक्टरी, जिसको आप एडी बोलते हैं, या फिर क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको? LDAP एलडेप। ये चीज कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीजें डिफरेंट हैं। एक चीज याद करके चलना, डोमेन आपका जो मशीन का यूजर है वो अलग है, और एडब्ल्यूएस में जो यूजर्स आप बनाते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले इसकी टर्मिनोलॉजी में आपको बता देता हूं, आईएएम में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं। एक तो इसके 2 पॉइंट आप याद रख लेना। सबसे पहले सर्विस, एक तो आपका ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि एडब्ल्यूएस आईएएम सर्विस का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेता है। कितने भी यूजर्स आप बना सकते हैं, एंड दैट इज टोटली फ्री। ठीक है। दूसरा आपका, बट जो यूजर्स हम बनाएंगे सर, सॉरी टू इंटरप्ट, जो यूजर्स हम बनाएंगे और जो सर्विसेज वो यूज करेंगे उन वो तो चार्जेबल है ना? सर्विस का तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। हम्म। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजर क्रिएशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो यूजर आपके एडमिन अकाउंट में 10 सर्वर अगर बनाता है ना, तो उन 10 सर्वर की जो बिलिंग होगी नॉर्मल यूजर के अकाउंट में नहीं होगी, वो कहां पे होगी? एडमिन। जो क्योंकि बिलिंग एडमिन एडब्ल्यूएस बना क्या रखा बोलता है होगा। कि टॉप पे मेरा ये एडमिन अकाउंट है जो आप अकाउंट साइन अप के टाइम पे करते हैं, फिर इसके साथ आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? यूजर्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला यूजर 1, यूजर 2, और ये आपका फिर यूजर 3। ठीक है। इनको नेम ही दे दो ना सर, जैसे यूजर 1 को नेम दे दो कोई भी स्टोरेज ये मेरा यूजर, EC2 का EC2 यूजर हो गया। एडमिन। ठीक है। हाँ, वो ज्यादा ये मेरा सही रहेगा। हो गया S3 का यूजर, और ये हो गया लेट सपोज मेरा क्या? RDS का। अब इस एडमिन ये भी तो एक अकाउंट तरीके ने के अगर एडमिन ही EC2, होंगे। S3 और RDS पे जो भी राइट्स इनको दे रखे होंगे ना, और फर्दर ये जितने सर्विसेज प्रोविजन करते हैं आपके अकाउंट में, यूज करते हैं, देखो एट द एंड सर्विस या डायरेक्टली रूट बनाए या ये यूजर बनाए, सर्विस क्या है? आपका प्रोविजन हो रहा है एट द एंड, राइट। डेटाबेस यूजर 3 बनाए चाहे एडमिन बनाए, डेटाबेस तो आपको एक ही दिखेगा ना चलता हुआ, राइट। तो यहाँ पे तो सर बिलिंग एक का, चीज क्या दिमाग में आ रही है यहाँ पर, जैसे ये यूजर आप बोल रहे हो तो ये EC2 एडमिन होंगे या फिर मतलब जो नॉर्मल यूजर रहते हैं वो रहेंगे? जैसे कि सपोज जैसे करो भाई, इनके भी तो। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक कंपनी ओपन किया IBM के नाम से, ठीक है, और मेरा नाम हो गया कि मैं यहाँ पे था मैनेजर, लेट सपोज हूं नहीं लेकिन मान लो ऐसा है ना, ये मैनेजर हो गया। आप में से कोई बंदा एक नाम बताओ, जगदीश। ठीक है। ये मैंने अपने नीचे हायर किया, इसको मैंने बोला कि आपको ना हमारे कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए 10 सर्वर्स क्रिएट करने हैं, और आपका एक यूजर आईडी मैं दे रहा हूं किस नाम से? जग AWS। ठीक है। अब ये भाई साहब क्या करेंगे? AWS में लॉग इन करेंगे विद दिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो भी मैं इनको दूंगा। अब एट द एंड 10 सर्वर्स बनाने के जगदीश ये थोड़ी बोलेगा कि सर आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, नहीं। तो श्याम के अकाउंट से जाएगा। ये बोलेंगे कि सर आपने मेरे को जो एडमिन अकाउंट दिया था ना, मैं तो वहां से जुड़ा था। एट द एंड बिलिंग इंफॉर्मेशन जो देना पड़ रहा है ना, वो किसको? कंपनी ने। लेकिन वो अकाउंट कहां पे जा रहा है आपका? कंपनी के अकाउंट में। आपने ऐसा मैनेजमेंट किया कि IBM ने अपना अकाउंट ओपन किया, वो हैंड ओवर कर दिया किसको? श्याम को। नाउ श्याम इज द ओनर, इस अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। उसने बोला कि यार मेरे को यूजर्स की जरूरत पड़ेगी, जब भी नए सर्वर बनाने की रिक्वेस्ट आएगी किसको बोलूंगा मैं? जगदीश को। लेकिन इसका बिलिंग कहां पे होना है एट द एंड? IBM की कंपनी में होगा। अब ये जगदीश हो सकता है RDS भी बना दे, हो सकता है S3 स्टोरेज भी यूज करे, हो सकता है EC2 सर्विस भी यूज करे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स कि इसके मैनेजर ने, जो एडमिन है,
उसने इसको क्या राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है ना। वही मैं पूछ रहा था हाँ कि सर। ये एडमिन हो गया ना एक तरीके से, जैसे जगदीश को हमने EC2 एडमिन राइट्स दे दिए, तो एडमिन राइट्स में वो जो है ये मशीन्स क्रिएट कर पाएगा, सर्वर्स क्रिएट कर पाएगा। देने को तो यार यही तो कुछ बात भी है दे ना दो, सर? आप ये मान के ना चलें कि हमने EC2 ही देना है इसको। 200 नहीं सर्विसेज हैं, मतलब एडमिन हुए 200 ना में ये से। एक तरीके से, हाँ, नहीं नहीं, एडमिन भी नहीं बना रहे हम। रूट एडमिन मतलब सुपर यूजर नहीं, नॉर्मल नॉर्मल यूजर सर्विस है, का एडमिन तो यही हुआ ना। मतलब आप ना हर एक सर्विस में मल्टीपल एक्शंस हैं। जैसे कि एक यूजर बनाओ, मैं चाहता हूं कि वो की पेयर ना बना पाए और सारे काम कर पाए EC2 में, तो ये हमारा ना स्पेशल रिक्वायरमेंट हो गया। एक ऐसा यूजर बनाओ जो वॉल्यूम बना ना पाए, नया वॉल्यूम क्रिएट ना कर पाए, ओनली वॉल्यूम जो बना हुआ है उसको यूज कर पाए। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी अलग से हो गई, है ना। राइट सर, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे एज्योर में अपने पास रोल्स होते हैं, राइट? जैसे एक नॉर्मल ग्लोबल एडमिन का अकाउंट बना दिया, फिर उसके बाद नीचे जो है कोई पासवर्ड एडमिन बना दिया, कोई हेल्प डेस्क एडमिन बना दिया, या कोई भी दूसरी वो जो चीज यहाँ सर्विसेज पे हैं, नहीं शेयर है। पॉइंट एडमिन, एक्सचेंज, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है। इसमें नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पे एडमिन का मतलब है, अगर EC2 पे फुल परमिशन दिया तो एक रोल, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलिसी, कलेक्शन ऑफ परमिशंस को हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलिसी। तो यहाँ पे जैसे EC2 का एडमिन आपको बनाना है ना, तो एक पॉलिसी पहले से बना हुआ है, इसका नाम क्या है, Amazon EC2 फुल एक्सेस। ये पॉलिसी अगर आप यूजर से अटैच कर दोगे ना, तो वो EC2 सर्विस का एक तरीके से मालिक हो गया, एडमिन हो गया। जो काम आप रूट अकाउंट से कर रहे हैं ना फॉर EC2, सेम आप चाहें तो इस यूजर बन से कर सकते हैं। और एक पॉलिसी आपका पहले से बना हुआ है, लेट सपोज क्या, Amazon EC2 रीड ओनली। इसका मतलब पता है क्या हो गया, अगर आपने ये पॉलिसी किसी यूजर को दिया, तो वो EC2 पे ओनली क्या कर सकता है, हाउ मेनी सर्वर्स रनिंग, उनकी डिटेल्स चेक कर सकता है, कितने वॉल्यूम्स बने उनकी डिटेल्स चेक कर सकता है, कितने की पेयर्स बने उनको देख सकता है, कौन सा सर्वर कौन से नेटवर्क इंटरफेस को यूज कर रहा है वो डिटेल्स देख सकता है। रीड ओनली मतलब ओनली आप इंफॉर्मेशन जाके देख सकते हैं। और आपने कुछ भी नहीं दिया ना, तो आप यहाँ पे जाके बस इसका पेज ओपन कर पाओगे, कुछ भी डिटेल आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, सर कुछ भी नहीं दिया जैसे आपने कहा, तो एक IAM यूजर है, कुछ भी एक्सेस नहीं दिया है, बट क्या EC2 इंस्टेंसेस पे लॉग इन कर पाएगा एज OS यूजर? सपोज नहीं कर LDAP का ही पाएगा, यूजर है तो। नहीं कर पाएगा। ओके। LDAP का यूजर है तो वो तो रिमोट लॉगिन की बात होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन कर पाएगा, AWS में कोई काम नहीं कर पाएगा वो। ओके ओके। ठीक है, बाय ग्लोबल डिफॉल्ट तो सर्विस किसी भी यूजर को कोई एक्सेस होते नहीं है ना। कोई भी एक्सेस नहीं होता। अब आपसे बता रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट और ग्लोबल सर्विस। फ्री ऑफ कॉस्ट का तो मतलब ये हो गया, साइमल्टेनियसली यू कैन सेट अप 100 यूजर्स और उनका कोई AWS आपसे चार्ज नहीं लेगा। बट ग्लोबल सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पे, ग्लोबल का मतलब ये होता है, बहुत लोग ये समझते हैं कि AWS तो मल्टीपल रीजन्स में जाके अपनी सर्विसेज दे रहा है। US में हमने डेटा सेंटर बनाया अपना, मुंबई में बनाया, यूरोप में बनाया, और लेट सपोज अफ्रीका में जाके बनाया। तो मेरे को इन अलग अलग प्लेस के डेटा सेंटर्स को मैनेज करने के लिए क्या हर एक रीजन में जाके अलग अलग यूजर्स बनाने पड़ेंगे? हाँ जी। लेट सपोज यहाँ पे भी मैं अपना क्लाउड की सर्विसेज यूज करता हूँ AWS से, ये मेरा US हो गया। इंडिया में भी मैंने कुछ सेटअप लगा रखा है, अफ्रीका में भी मैंने लगा रखा है, और सेम मैंने बोला यूरोप में भी आपने लगा रखा है। तो क्या आप हर एक रीजन के लिए अलग अलग यूजर्स बनाओगे, यानी कि एक यूजर वन से आपको चारों लोकेशन पे काम कराना है? तो क्या समझते हैं आप इस चीज को? यूजर वन चाहे सिंगल तो यूजर से सर। US में भी काम कर सकता है, इंडिया में भी कर सकता है, अफ्रीका में भी कर सकता है, और यूरोप में भी कर सकता है। यानी कि जब यूजर हम बनाते हैं ना,
तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं पूछेगा कि कौन से रीजन में आप इसको बनाना चाहते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबल सर्विस. ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? यस सर. अब इसके बाद पहला जो टर्म आता है ना उसको हम बोलते हैं यूजर. तो AWS में IAM सर्विस के अंदर यूजर का मीनिंग होता है इट्स अ सिंगल एंटिटी विच वी विल क्रिएट टू मैनेज द AWS सर्विसेज. और यूजर के जो टाइप है ना, यहाँ दो टाइप के यूजर्स होते हैं बस. एक आपका होता है क्या, एडमिन यूजर, और दूसरा आपका होता है क्या, इसको हम बोलते हैं IAM यूजर. एडमिन यूजर. जब आप AWS के साथ अकाउंट साइन अप करते हैं तो हर एक अकाउंट को 12 डिजिट का अकाउंट नंबर क्या करता है AWS प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी बताता है कि आप AWS के साथ एज अ वैलिड यूजर इस आईडी से आप जाने जाते हो. ठीक है, और जितने भी नॉर्मल यूजर्स या फिर IAM यूजर्स बनाते हो बाय डिफॉल्ट इनको कोई भी राइट्स ओवर AWS सर्विसेज, इनका जो खुद में प्रेजेंस होता है ना ओनली रूट अकाउंट के साथ होता है. यूजर 1 इज एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, यूजर 2 इज एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट. पेरेंट इनका सेम है, मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं और इसका कोई लिमिट नहीं है. वन अकाउंट कैन हैव द n नंबर ऑफ यूजर्स. ठीक है, इसके बाद दूसरा जो टर्मिनोलॉजी में पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप. ग्रुप का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूजर्स. क्या बोलते हैं हम इसको, कलेक्शन ऑफ यूजर्स. जैसे आपने बोला मेरे इंफ्रा में 3 डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डीबी, या 3 डिफरेंट टाइप की रिसोर्सेस में रन करता हूं. डेवलपमेंट का इंफ्रा अलग है और प्रोडक्शन का अलग है, डीबी सर्वर्स मेरे अलग हैं. तो इन तीनों के लिए मेरे को अलग अलग टाइप के यूजर चाहिए होते हैं. जो यूजर प्रोडक्शन में काम करेगा उसको प्रोडक्शन से मेरे को राइट्स देने हैं. जो हो सकता है कि एक यूजर तीनों का पार्ट हो सकता है कुछ यूजर्स ओनली एक ग्रुप के पार्ट हो, और कुछ यूजर्स ऐसा हो सकता है सेलेक्टेड ग्रुप्स के पार्ट हो बस. तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को मैंने जो परमिशन दे दिया, लेट सपोज मैंने बोला एक ग्रुप बनाया मैंने डेव ग्रुप के नाम से, और इसको मैंने Amazon के EC2 सर्विस पे क्या दे दिया, एक्सेस. फुल एक्सेस. दैट मींस अगर मैं आगे चल के कोई भी यूजर बनाता हूं, जैसे यूजर 1 बनाया, फिर यूजर 2 बनाया, और फिर मैंने यूजर 3 बनाया, इन तीनों यूजर को अगर मैं कौन से ग्रुप में ऐड कर दूं, तो अपने आप से इन तीनों यूजर को कौन सा परमिशन मिल जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रुप का मतलब होता है ना, सेम क्लाउड में IAM सर्विस में भी यहां पे उसका मतलब सेम है. ठीक है, मतलब ग्रुप को जो परमिशन आपने दिया वो इनहेरिट हो जाएंगे किसके लिए, ग्रुप में जितने भी मेंबर्स आपने ऐड करे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट है, हम चाहे तो IAM ग्रुप्स भी बना सकते हैं. फिर आपके पास जो तीसरा पॉइंट आता है ना, जिसको मैं बार बार एक टर्म यूज कर रहा हूं जिसको बोल रहे हैं पॉलिसी. पॉलिसी को हम बोलते हैं जनरली IAM पॉलिसी बोलते हैं, पूरा इसका नाम जो होता है IAM पॉलिसी. और ये हमारे होते हैं दो टाइप के, एक हमारा क्या है प्री डिफाइंड, और जरूरत पड़ने पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम पॉलिसी भी हम राइट कर सकते हैं. IAM पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ परमिशंस फॉर यूजर्स, ग्रुप्स और आपका रोल्स.
जिस चीज को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ ना, राइट्स, कि यूजर को राइट्स देना है, इस राइट, ये राइट होगा तो काम कर सकता है, नहीं होगा तो नहीं कर सकता, उस चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ परमिशंस। कौन से सर्विस पे क्या परमिशन आपको देना है। तो यहाँ पे ना लिस्टेड नहीं मिलेंगे आपको, पहले आपको उस परमिशन को एक कोड में राइट करके उसको एक लॉजिकल नेम आपको देना पड़ेगा कि Amazon के लिए EC2 सर्विस के लिए ये परमिशन मैं दे रहा हूं, और इस परमिशंस को मैंने एक पॉलिसी के साथ टैग कर दिया। जैसे कि सर्विस नेम हो गया EC2, इसमें कौन कौन से एक्शंस मैंने डिफाइन कर दिए। आप EC2 सर्वर्स को स्टार्ट कर पाओ, EC2 सर्वर्स को डिलीट कर पाओ, न्यू वॉल्यूम अटैच कर पाओ, वॉल्यूम का स्नैपशॉट ले पाओ। अब आप मेरे को ये चीज बताओ, ये 4 एक्शन मेरे को देने हैं आपको, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। AWS पता है क्या बोलता है आपसे, कि इनको पहले ना बंडल कर दो, आप चारों एक्शन को एक जगह जोड़ लो, और इनको ना जेसन कोड में क्या कर दो आप, कन्वर्ट। क्योंकि IAM पॉलिसी जो है ना, वो बैकएंड में एक कोड, एक लैंग्वेज यूज करता है उस पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए, और उसका जो कोड होता है ना, जो लैंग्वेज होता है, वो जेसन होता है। जेसन कोड में आप ये चारों एक्शन डिफाइन करो, और आगे चल के इसको एक नेम दे दो जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी नेम। कोई भी नाम आपने दे दिया, लेट सपोज क्या, EC2 स्पेसिफिक पॉलिसी। अब हम लोग ना एक एक करके एक्शन नहीं देते, जब यूजर बनाते हैं, यूजर बोलता है कि आप एक्शन तो पॉलिसी के अंदर बताते हो कि क्या क्या होगा, लेकिन यूजर को जो अटैच किया जाता है ना, वो पॉलिसी डायरेक्टली किया जाता है। जब हम यूजर बनाएंगे, तो अब आप मेरे को आंसर दो, ये एक्शंस हम एक एक करके अटैच करेंगे यूजर को या पॉलिसी देंगे। पॉलिसी देंगे। पॉलिसी। अगर मैंने ये पॉलिसी किसी यूजर को दिया तो वो क्या क्या कर पाएगा, EC2 स्टार्ट, ये चारों कर पाए। डिलीट, न्यू वॉल्यूम अटैच, और वॉल्यूम का स्नैपशॉट। एडिशनल अगर पॉलिसी देना होगा तो इस EC2 स्पेसिफिक पॉलिसी में जाके फिर ऐड करना पड़ेगा एडिशनल में। राइट, अगर कस्टम बनाया है तो हम कस्टम बनाया है तो ये मैंने specific बताया आपको कस्टम का। कस्टम पॉलिसी का। प्री डिफाइंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, एजोर ने हमसे बोला कि यार, सॉरी, AWS ने बोला कि 200 सर्विसेज से ज्यादा हम आपको सर्विसेज देते हैं, ठीक है, और इन 200 सर्विसेज पे हमने क्या कर रखा है, मिनिमम 2 प्री डिफाइंड पॉलिसीज आपको दे ही रखे हैं। हमने क्या कर रखे हैं, मिनिमम 2 प्री डिफाइंड पॉलिसीज हमने आपको दे ही रखे हैं, और उनके ना नेम भी आपको मैंने बता रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल EC2 सर्विस आपका है, तो इस EC2 के लिए ना आपको 2 पॉलिसी बाय डिफॉल्ट मिलेंगे पहले से। क्या, Amazon EC2 फुल एक्सेस। मतलब EC2 सर्विस का अगर आपको मेरे को एडमिन बनाना है ना, तो मैं कस्टम पॉलिसी राइट नहीं करूंगा, मैं ओनली प्री डिफाइंड पॉलिसी को क्या कर दूंगा आपके साथ अटैच। ठीक है, आप अपने आप से EC2 सर्विस के क्या बन जाओगे, एडमिन। मतलब जो काम आप एडमिन अकाउंट से कर रहे थे, वही काम आप किससे कर सकते हैं, आप पर्सनल अकाउंट से आप अपने परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इन्होंने बोला, और वो ना AWS के हर एक रीजन में, Amazon EC2 फुल एक्सेस का मतलब क्या है, अगर 24 रीजन में जाके आपको EC2 सर्विस पे कोई भी एक्शन करना होगा ना, तो 24 रीजन्स के EC2 सर्विस के आप क्या हो गए, एडमिन। ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज। यस नो तो करो। यस सर।
और Yeah. दूसरे अगर मैं पॉलिसी की आपसे बात करूं तो Amazon रीड ओनली एक्सेस, ये भी प्रीडिफाइंड पॉलिसी, यानी कि मिनिमम 2 तो आपको बना के दे ही रखे हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं कि एक यूजर को आपने ये दोनों पॉलिसी आपने दे दिए, तो ये क्या बेनिफिशियल है? फुल एक्सेस के साथ रीड ओनली अगर आप देते हैं ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी फुल एक्सेस मतलब मतलब एडमिन जो तो आप हो ही, एड- फिर रीड ओनली देने का कोई मतलब नहीं है। आपने बोला कि यार एक यूजर को Amazon EC2 रीड ओनली एक्सेस में दे देता हूं, तो उसका क्या होगा इंपैक्ट? मतलब अगर आपके 24 रीजन में 24 रीजन्स में किसी भी रीजन में जाके यूजर अगर EC2 सर्विस का कंसोल ओपन करता है, तो वो ओनली क्या कर सकता है? रीड ओनली। पहले कितने सर्वर्स आपने बना रखे थे उनका रनिंग स्टेटस देख सकता है, लेकिन कोई सर्वर स्टॉप है और आप उसको बोलते हैं इसको स्टार्ट कर दो, तो क्या कर पाएगा रीड ओनली में? क्योंकि स्टॉप सर्वर को अगर आपने स्टार्ट किया तो वो एक्शन क्या हो गया? रीड लेवल का एक्शन है या राइट लेवल का? रीड है या फिर राइट है? हाँ जी, राइट 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 राइट, रीड क्योंकि राइट आपने दोनों। स्टेट को चेंज Right. कर दिया। सेम मैंने बोला एक वॉल्यूम बना दो, क्या बना पाओगे आप रीड ओनली के साथ? नहीं नहीं No. बना सकते। No. पहले से अगर वॉल्यूम बना है तो उसका स्टेट आप चेक कर सकते हैं जाके। अब ये जो 2 पॉलिसी है ना, वो हर एक सर्विस के लिए हैं। हर एक सर्विस मतलब बीपीसी के लिए भी आपको मिलेंगे, स्टोरेज के लिए भी आपको मिलेंगे, EC2 के लिए भी आपको मिलेंगे, क्लाउड वॉच के लिए भी, राउट 53 के लिए भी, और RDS शो ऑन। लोड बैलेंसिंग आप यूज करते हैं ELB, वहां पे भी मिलेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप के भी आपको मिलेंगे, ठीक है। SNS आप यूज करते हैं उसके, मतलब जितने सर्विसेज आप जानते हैं पहले से AWS ने हर एक सर्विस के लिए मिनिमम 2 प्री डिफाइंड पॉलिसी आपको बना के दे रखे हैं। एक हमारा क्या है फुल एक्सेस का, और एक क्या है आपका रीड ओनली। फुल का मतलब है यू आर एडमिन, और रीड का मतलब है यू हैव ओनली रीड ओनली राइट्स, ठीक है। इसके बाद जो 4th पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं, अब एक चीज मेरे को बताओ, मैंने एक ग्रुप बना रखा है किस नाम से? डेव ग्रुप के नाम से, ठीक है। और इस डेव ग्रुप में 3 यूजर मैंने ऐड कर रखे हैं, यूजर 1, 2 एंड 3। और इन तीनों यूजर को Amazon EC2 फुल एक्सेस अगर मैंने दे दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? तीनों यूजर को नहीं, एडमिन हो गए वो ओनली तो। ओनली ग्रुप को मैंने दिया। क्या दिया? Amazon EC2 फुल एक्सेस। सारे यूजर्स पे लग जाएंगे। तो इस ग्रुप में जितने भी यूजर होंगे वो अपने आप से क्या हो जाएंगे? उसका पॉलिसी अटैच हो जाएगा सर। राइट। मतलब विश्वजीत, जो है एडमिन एक्सेस में जाएंगे। विश्वजीत क्या हुआ? आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बिल्कुल। सर एक चीज पूछनी है सर, आपने बोला कि हेलो हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर, इसमें रीजन स्पेसिफिक भी लगा सकते हैं कि हम कोई लगा भी सकते पॉलिसी, हैं, मतलब कि जैसे कि इस रीजन इनका में बना कहने का सके। मतलब है कि अगर मैं Amazon EC2 फुल एक्सेस देता हूं तो 24 रीजन्स के लिए वो एडमिन हो गया। बट मैं चाहता क्या हूं कि ओनली फॉर मुंबई रीजन यू शुड हैव द EC2 फुल एक्सेस। तो ये काम जो हम कर सकते हैं ना, वो कस्टम पॉलिसी से पॉसिबल है। जब आपकी रिक्वायरमेंट 2 पॉलिसीज को यूज करके नहीं हो रहा है ना, आप चाहते हैं, देखो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। कई बार ना हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि AWS में मेरे पास एक रीजन है जिसका नाम है मुंबई, ठीक है। और इस मुंबई में मेरे पास 100 सर्वर्स चल रहे हैं, लेट सपोज। इन 100 सर्वर्स में से मैं ओनली एक सर्वर के लिए किसी यूजर को राइट्स देने हैं। समझ रहे हो ना रिक्वायरमेंट क्या है? 100 यूजर हैं, 100 सर्वर हैं, उनसे आपको मतलब नहीं है। उनमें से एक सर्वर है, सपोज करो किस नाम से? सर्वर 1 के नाम से। मैंने बोला यार इस सर्वर को ओनली आप क्या कर पाओ? स्टार्ट एंड स्टॉप, और कुछ भी नहीं कर सकते आप।
रिक्वायरमेंट समझ में आ गया ना? मतलब मुंबई में 100 सर्वर्स थे, इनमें से 99 सर्वर्स को आप देख भी नहीं सकते, रीड ओनली के राइट्स भी नहीं है आपके पास। एक सर्वर पे आपके पास राइट्स हैं और उस पे भी क्या कर सकते हैं आप? स्टार्ट एंड स्टॉप। इसको बोलते हैं हम क्या? स्पेशल रिक्वायरमेंट। भाई क्लियर है ना ये चीज जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनका? तो सर इसको करेंगे कैसे, मतलब मैं दिखाऊंगा ग्रुप करके आपको, बनाएंगे? मैं बताऊंगा। ओके। पॉलिसी ही लिखेंगे, लेकिन इसके लिए लिखेंगे हम कस्टम पॉलिसी। ठीक है? ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी पूछो पूछो। ये जो पहले से प्री डिफाइंड पॉलिसीज जो आती होंगी उसमें तो हमें कुछ मतलब चार्जेस वार्जेस का कोई सीन नहीं होता होगा, बट जो इस कस्टम हम आईएएम बनाते हैं सर्विस इसमें पूरा चार्जेस फ्री लगते है, होंगे? आईएएम सर्विस पूरा फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। कितने भी अच्छा पॉलिसी ठीक है। बनाओ, कितने भी यूजर बनाओ, ओके कितने भी ग्रुप बनाओ, कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। ठीक है? ओके। और सर सर अगर हम इसके साथ कोई दूसरी सर्विस क्लब करते हैं, जैसे ये EC2 सर्विस है, इसके साथ अगर S3 सर्विस हम क्लब करते हैं क्लब कैसे करोगे तो आप? जैसे आपने बताया था ना, रोल्स और ग्रुप्स का सीन रहता है जिसमें 2 सर्विसेज को हम ऐड कर सकते हैं समथिंग। ग्रुप में सर्विसेज ऐड नहीं करी जाती कभी, ग्रुप में यूजर ऐड होते हैं बस। रोल्स सर्विस का का तो बताया था ना सर। ना, रोल्स का बताया मैंने। क्लब करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक सर्विस अलग है। सर्विसेज को मैनेज अगर करना है और उनको राइट्स अगर देने हैं ना, तो दो तरीके से मैंने बताए, या तो यूजर लेवल से दे सकते हैं या ग्रुप लेवल से। यूजर को दिया तो उसका सिंगल राइट हो गया, और ग्रुप को दिया तो उस ग्रुप में जितने भी यूजर हैं उनको राइट्स चले जाएंगे। ओके। ठीक है? सर्विसेज को ओके। क्लब करने की कोई बात मैंने यहाँ पे नहीं किया है आपसे। ठीक है? दैट मींस एक ग्रुप में मल्टीपल सर्विसेज तो असाइन की जा सकती हैं, राइट? एक ग्रुप में मल्टीपल मल्टीपल सर्विसेज 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 क्यों करेंगे? यूजर, मींस मल्टीपल यूजर्स कैन बी मींस एडेड टू वन एक्सेस ग्रुप। पॉलिसी जो है, जैसे एडमिन हाँ, EC2 तो उनको पॉलिसी है, सर्विस नहीं बोलते S3। ना, उनको पॉलिसी बोलते हैं। ओके ओके, पॉलिसी असाइन कर वन सकते हैं। ग्रुप कैन हैव द मल्टीपल पॉलिसीज, और जो पॉलिसी मैप हो रखे ना वो AWS के डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए, ये बोलो आप। राइट? जैसे यस सर, आपने यस। बोला कि मैंने एक कॉमन पॉलिसी ऐसा लिखा, उस पॉलिसी में कुछ राइट्स S3 के भी दे रखे हैं मैंने, एक्शन जिनको आप बोलते हैं, राइट? कि S3 पे आप क्या कर सकते हैं, वो एक्शन हो गया, सर्विस नेम क्या हो गया? S3। सेम EC2 के लिए, सेम लेट सपोज RDS के लिए। अब मैंने बोला कि ये तीनों ही एक्सेस मेरे को किसी यूजर को या ग्रुप को देने हैं, तो दो तरीके हैं, या तो मैं तीनों के लिए 3 पॉलिसी लिखूं, हाँ जी समझ में आ रहा है, राइट राइट। या मैं ऐसा क्या कर दूं कि यार इन तीनों को ना बाइंड कर दो एक जगह, एक कॉमन पॉलिसी लिखो और यूजर को अटैच कर दो। तो काम बढ़ाने की बजाय हमने क्या किया, तीनों सर्विसेज के लिए एक कॉमन पॉलिसी लिख दिया। तो ये काम आप कर सकते हैं। एक ठीक है? सिंगल यूजर ओके। को कितनी भी पॉलिसीज हम असाइन कर सकते हैं, राइट, कितने भी फिर ये लिमिट नहीं है? पॉलिसी हम यूजर को असाइन करते हैं, मतलब और काम किससे कराना चाहते हो आप? यूजर से। तो यूजर को ही देना पड़ेगा, राइट? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान ऊपर से आएगा और सर्वर बनाना स्टार्ट कर देगा। यूजर ही लॉग इन करेंगे आपके प्रोजेक्ट के जितने भी यूजर्स हैं, और उनसे ही आप एट द एंड क्या कराओगे, काम कराओगे। ठीक है? ग्रुप पे भी तो सर असाइन कर सकते हैं, ग्रुप पे क्या? पॉलिसी, कोई कस्टम पॉलिसी बनाया, उस टेम्पलेट को फिर हम ग्रुप लेवल पे असाइन कर दें। तो यही तो अभी तक बताया मैंने, ग्रुप को दिया तो यूजर्स को अपने आप से पहुंच जाएगा, बट ग्रुप से कभी लॉग इन नहीं करते। अगर ऐसा सोच के बैठे ना ग्रुप डायरेक्ट लॉग इन कर जाएगा, नहीं। ग्रुप इज लॉजिकल कंटेनर्स फॉर यूजर्स ओनली। लॉगिन तो यूजर ही करेंगे ना सर, वो लॉग तो इन ग्रुप हमारे बना दिया यूजर ही हमने बस। करेंगे, ग्रुप तो आपका एक ऐसा एंटिटी हो गया जो आपके यूजर्स को होल्ड करके बैठा है, कंटेनर टाइप। कंटेनर है। कितने भी उस ग्रुप में आप यूजर ऐड करते जाओ, काम करना होगा तो यूजर से ही। सर अकॉर्डिंग टू द ग्रुप का ऊपर जो जितना पॉलिसी दे रहे हैं उसके ऊपर यूजर का एप्लीकेबल होगा ना सर? दोबारा से पूछो।
मैं बोल रहा हूँ सर, ग्रुप में जब हम लोग पॉलिसी अटैच कर रहे हैं वो यूजर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। राइट, इनहेरिट हो जाता है अपने आप से। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ना, फोर्थ जो टर्मिनोलॉजी आती है उसको हम बोलते हैं IAM सर रोल। एक क्वेश्चन था। हाँ जी। सर ऐसे अगर कोई दो पॉलिसी अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, या मतलब जैसे कि मैंने दो पॉलिसी कस्टम पॉलिसीज बनाई हुई है, एक में मैंने किसी यूजर्स को उसे डिनाई किया है और दूसरे में अलाउ किया है, तो कहीं भी आगे मतलब मैंने उसे गलत बाय मिस्टेक या मतलब तो वो दो अलाउ पॉलिसी एक्शन विन करता है हमेशा। यहाँ पर भी सेम रहेगा, हाँ, अलाउ एक्शन में। राइट। ओके, ठीक है, ये सेम चीज एज्योर में भी है। तो एक्शन जो विन करता है ना हमेशा, वो अलाउ एक्शन। ठीक है, IAM रोल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? देखो, रोल जो होता है ना हमारा, कलेक्शन ऑफ IAM पॉलिसीज, या तो कलेक्शन या सिंगल IAM पॉलिसी अगर आपने एक रोल में डिफाइन कर दिया, लेकिन पॉलिसी और आपका रोल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है ना, वो हमारा होता है पॉलिसी की। अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो पॉलिसी आपका जो अटैच हो सकता है या तो यूजर के साथ, सब लोग एग्री करते हैं ना, राइट, या फिर ग्रुप लेवल पे, ग्रुप के साथ, या तीसरा है हमारा क्या, रोल। अब यहां पे बात आता है कि सर अगर आपने कोई पॉलिसी जैसे Amazon EC2 फुल एक्सेस आपने रोल में दिया, तो उस रोल को यूज कहां पे करेंगे हम? क्या रोल को हम यूजर से अटैच कर सकते हैं? क्या रोल को हम ग्रुप से अटैच कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? नो। रोल हमेशा जो यूज किया जाता है ना, किसके लिए? AWS की सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला AWS का एक कॉमन सर्विस है EC2। ठीक है, ये सर्विस क्या हो गया हमारा? EC2 हो गया। ठीक है, और AWS का एक सर्विस ये हो गया जिसका नाम है क्या? S3। ठीक है, और एक सर्विस AWS का हो गया जिसको हम बोलते हैं क्या? क्लाउड वॉच। अब जल्दी से आप में से तीनों सर्विसेज के यूज केसेस बताओ। S3 हम लोग क्यों यूज करते हैं? और स्टोरेज, डेटा स्टोरेज स्टोर। बकेट बनाने के लिए। ये हमारा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लेवल की लेवल का स्टोरेज, इंटरनेट का स्टोरेज के स्टोरेज है, लाइक योर गूगल ड्राइव। करेक्ट, ठीक है, यस सर। और S3 में जो डेटा हमारा स्टोर होता है ना, वो होता है एक बकेट के अंदर जाके। यानी कि एक एम्प्टी कंटेनर आपको पहले बनाना पड़ता है बिफोर अपलोडिंग द डेटा। तो बकेट पता है क्या है आपका? एक काइंड ऑफ एम्प्टी कंटेनर, जहां पे कि आप कोई भी डेटा अपना पुश कर सकते हैं, इमेज, MP3 सॉन्ग, वीडियो, जिप, आर्काइव, कुछ भी, XYZ। ठीक है, बट प्राइमरली पहले क्या होना चाहिए? आपके पास बकेट होना चाहिए। बिना बकेट के आप S3 में कोई भी डेटा अपलोड नहीं कर सकते हैं। इतना सा आपको याद रखना है। ठीक है, क्लाउड वॉच क्या करता है? मॉनिटरिंग सर। ये हमारा है मॉनिटरिंग इंफ्रा पर्पस के लिए। मॉनिटरिंग टूल। क्लाउड में सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, इनको आपको मॉनिटर कराना है। वी यूज क्लाउड वॉच। म्यूट कर लेना भाई जो बोल नहीं रहे। सुधांशु प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मेरा म्यूट तो होगा। EC2 सर्विस का क्या यूज है? इंस्टेंस लॉन्च करना। वर्चुअल इंस्टेंस सर्वर्स प्रोविजन के अगर हम लिए रन करना चाहते हैं तो EC2 सर्विस हम यूज करते हैं। ठीक है, आगे चल के जैसे कि अभी आपने बहुत डेप्थ में एक दो प्रैक्टिकल्स नहीं करें, लेकिन जैसे जैसे कोर्स हमारा आगे जाएगा ना, तो कुछ चीजों के लिए ना हमें क्रॉस सर्विस एक्सेस की जरूरत पड़ती है।
क्या करना पड़ता है हमें? AWS का एक सर्विस ये हो गया जिसको कि आप इंस्टेंस बोल रहे हैं, ठीक है। AWS का दूसरा सर्विस क्या हो गया? S3, जिसको कि आप बकेट बोल रहे हैं। तो ये हमारा क्या एक रिसोर्स है ना, राइट? और ये भी क्या है हमारा एक काइंड ऑफ रिसोर्स है। रिसोर्स। और इंफ्रा में भी आप कोई चीज यूज करोगे मॉनिटरिंग के लिए, वो भी क्या है हमारा एक रिसोर्स है, ठीक है। एक मैट्रिक यूज करोगे, एक प्रोग्राम को पुश करोगे सर्वर पे जो कि कुछ डेटा फैच करके लाएगा। अब आप मेरे को बताओ, आपने ये तीनों ही चीजें एक सिंगल अकाउंट के अंदर रन कर रखे हैं। AWS का एक अकाउंट है। अब इन तीनों का ऑनर कौन है? यार आप हो तीनों के ऑनर, राइट? राइट, जिस यूजर का अंदर बना हुआ, जिस यूजर मैंने ने बोला बनाया ये है। एडमिन अकाउंट से आपने प्रोविजन करे। अब आपने बोला कि यार इस सर्वर में ना EC2 इंस्टेंस जो है ना, यहां पे मेरे मल्टीपल फाइल्स अवेलेबल हैं, वेर लॉग मैसेजेस, ठीक है। मैं चाहता क्या हूं, जो ये मैसेजेस नाम की जो फाइल बनता है ना लाइनक्स में, सबको पता है ना वेर लॉग मैसेज फाइल बनता है। यस इस सर। मैसेज फाइल का कुछ साइज भी है। लेट सपोज मैं बोलता हूं कि 10 फाइल्स डेली बनते हैं और हर एक फाइल का साइज क्या है, 1 GB का। तो टोटल जो डेटा आपका हो गया वो कितना हो गया 1 डे का, 10 GB। अब ये 10 GB डेटा बाय डिफॉल्ट स्टोर कहां पे होगा, इस लोकल फाइल सिस्टम में, है ना। राइट। लेकिन आपने बोला कि यार मैं ऐसे नहीं करना चाहता, दिस विल बी द बैड मैनेजमेंट, मेरा रूट फाइल सिस्टम कभी भी फुल हो सकता है, जिसकी वजह से ये सर्वर मेरा क्रैश कर सकता है या अनरीचेबल हो सकता है, अनरेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट। आपने बोला मैं एक काम करूंगा, इस सर्वर के इन लॉग फाइल को ना, जैसे ही मैं बोलूंगा कि मैसेजेस फाइल 10 से ज्यादा होते हैं, वो अपने आप से कॉपी हो जाए कहां पे, इस बकेट के अंदर एज अ बैकअप मैंने यहां रख लिया। और यहां से मैं क्या करना चाहता हूं, इनको RM। समझ में आ गया रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ जी। यस सर। क्यों मैं चाहता हूं ऐसा, क्योंकि मेरे को चाहिए कि मेरा सर्वर अप टू डेट रहे, उस पर कोई फाइल सिस्टम का इशू ना आए, फाइल सिस्टम फुल ना हो। तो ऐसा प्लान मैंने किया। लेकिन AWS के एग्रीमेंट्स या पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ये चीज आप बाय डिफॉल्ट परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। AWS वाले पता है क्या कहते हैं आपसे, चाहे आप इस EC2 सर्विस के ऑनर हो, चाहे आप इस S3 के अंदर जो आपने बकेट बनाया है जहां आप अपना डेटा पुश कर रहे हैं, इसके ऑनर आप हो, बाय डिफॉल्ट बिना मेरी परमिशन के, मतलब आपको पहले कुछ ऐसा परमिशन देना पड़ेगा। तो मैंने बोला यार परमिशन देने का तरीका क्या है यहां पे, तो आपको पहले ना एक सोर्स सर्विस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सोर्स का मतलब है जहां से आप एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन बताओ हम कहां से परफॉर्म कर रहे हैं, EC2 से या S3 से? EC2 से। EC2 से। जहां हमारे EC2 लॉग बन रहे हैं तो पूरा एक्शन मेरा यहां से परफॉर्म होगा। तो मैंने बोला ये मेरा हो गया EC2 सर्विस, और डेस्टिनेशन सर्विस क्या हो गया मेरा, ये हो गया S3। तो वो आपसे पता है क्या बोलते हैं कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ना आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इस EC2 सर्विस के लिए, किसके लिए, इस EC2 सर्विस के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक IAM रोल लिखना पड़ेगा। और उस IAM रोल को लेट सपोज आपने नाम दे दिया, EC2 रोल के नाम से एक नाम दे दिया आपने, कुछ भी लॉजिकल नेम आप ले सकते हैं। अब यहां पे बात आती है कि यार इस रोल में परमिशन क्या देनी होगी मेरे को, क्योंकि एट द एंड मैं चाहता क्या हूं, इस सर्वर से बैठ के बकेट्स में डेटा पुश कर पाऊं। तो मैंने बोला यार बकेट जो सर्विस है ना, जो रिसोर्स है, वो किसके अंडर में आता है आपका, S3 सर्विस के अंडर में। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
S3 सर्विस पे एक परमिशन देना पड़ेगा फॉर EC2 सर्विस। समझ में आ गया? यानी कि अगर मैं S3 का जो डिफॉल्ट परमिशन है S3 फुल एक्सेस, हाँ जी, कौन सा? Amazon S3 फुल एक्सेस, ये पॉलिसी मैं कहां पे दे दूं? EC2 पे। रोल के अंदर दे दूं तो अपने आप से क्या होगा? और इस IAM रोल जो मैंने बनाया है किस नाम से? EC2 रोल। अब देखो ये तो रोल हमने क्रिएट किया है, हमारा रोल कहां पे अवेलेबल होगा? IAM सर्विस के अंदर। हाँ जी। जी। अब ये रोल बनाने से काम थोड़ी करेगा, इस रोल को हमें क्या करना पड़ेगा? जहां से हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वहां अटैच करना पड़ेगा हमें। तो मैं क्या करूंगा, जिस नाम से मैंने रोल बनाया है, किस नाम से बनाया? EC2 रोल। इस रोल को मैं क्या कर दूंगा, ये करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस सर्वर के साथ क्या कर दूंगा, इसको मैं अटैच करना अटैच। पड़ेगा। अब जैसे ही वो बैकएंड से एक्शन परफॉर्म होगा, EC2 सर्विस देखेगा कि यार S3 पे मेरे को परमिशन है कि नहीं, और वो परमिशन कहां डिफाइन होगा? इस रोल के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो दो या दो से ज्यादा AWS की सर्विसेज को जब भी आपको एक्सेस करना है, देन वी विल यूज द IAM रोल। और जब किसी यूजर से आपको काम कराना है तो हम क्या यूज करेंगे? पॉलिसी का। क्या यूज करेंगे? पॉलिसी का। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने यहां पे दिया। जैसे क्लाउड वॉच का भी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं IAM रोल के लिए। क्लाउड वॉच क्या करता है? रिसोर्स इंफ्रा मॉनिटरिंग टूल है ये। क्लाउड वॉच का ना एक फीचर है, आप चाहे तो इस मैसेजेस वाली फाइल को भी ना यहां पे पुश करा सकते हैं। यानी कि क्लाउड वॉच दो काम करके दे रहा है आपको, एक तो मॉनिटरिंग करके दे रहा है, प्लस लॉग फाइल को भी स्टोर कर सकता है वो अपने पास। आप चाहे तो इस मैसेजेस वाली फाइल को ज्यों का त्यों कॉपी करा सकते हैं क्लाउड वॉच पे। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप इस चीज को करते हैं ना बिना परमिशन के EC2 इंस्टेंस से, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताऊंगा हाउ वी कैन पुश द लॉग, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये चीज पॉसिबल है। अगर आपने सिंपल ऑर्डर में किया तो आपको वो परमिशन का इशू देगा कि क्लाउड वॉच पे आप कोई भी लॉग पुश नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा सोचो, अब वो परमिशन इशू क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट परमिशंस, राइट? क्योंकि क्लाउड वॉच के भी ओनर आप हो और EC2 के भी ओनर आप हो, लेकिन दोनों ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। तो AWS बोलता है सिक्योरिटी की वजह से मैं इस चीज को लीक करता हूं। ऐसे तो कोई भी बंदा आएगा आपके क्लाउड वॉच में डेटा पुश करके चला जाएगा। हाँ जी, सही बात है कि नहीं ये? हाँ 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 सर, सही। राइट। तो उन्होंने बोला ऑनर होना, फिर भी मैं बिलीव नहीं करता इस चीज को। आप इस चीज को पहले डिफाइन करो कहीं पे, आप अपने अकाउंट में एक रोल बनाओ। अब आप बताओ रोल में आप क्या डिफाइन करोगे, रोल कैसे बनाओगे, क्या परमिशन दोगे, कौन सी सर्विस के लिए बनाओगे? आप सोच के बताओ थोड़ा सा। जो हमने यहां पे किया था सेम चीज आपको इसके लिए करना है। क्या करेंगे हम? वही सबसे सर पहले हम EC2 का देखेंगे रोल। सोर्स मेरा सर्विस कौन सा है। सोर्स क्या है अगेन? EC2 है, EC2। डेस्टिनेशन क्या है इस बार? क्लाउड वॉच। क्लाउड क्लाउड वॉच। वॉच होगा। लेट सपोज मैंने एक रोल बनाया नया XYZ के नाम से। अब इस XYZ में परमिशन कौन सा दूंगा मैं? Amazon क्लाउड वॉच फुल क्लाउड एक्सेस। वॉच फुल एक्सेस। फुल एक्सेस। या तो नया रोल बना लो, या फिर क्या कर सकते हैं हम, इस वाले पॉलिसी को क्या कर दें, अटैच, EC2 पे अटैच कर जो देंगे। पहले से रोल था उसके साथ ही अटैच कर दो। अपने आप से क्या हो जाएगा, एक रोल से ही आपके दोनों काम हो जाएंगे। S3 पे भी डेटा पुश कर पाओगे और आप क्लाउड 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 वॉच वॉच में। वॉच पे। पर भी। ठीक है, ये था हमारा। तो चार चीजें मैंने आपको बताया अभी तक: यूजर, ग्रुप, पॉलिसी और आपका रोल। रोल्स। ठीक है, सर 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 यस और प्लीज। एक बार सर पॉलिसी और रोल का एक बार मतलब डिफरेंस बताएंगे थोड़ा? और एक डिफरेंस बताना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आधा घंटे से डिफरेंस ही बता रहा हूं। पॉलिसी हमारा होता है कलेक्शन ऑफ परमिशंस, दिस कैन बी एसोसिएटेड टू यूजर, ग्रुप और रोल। ठीक है,
रोल हमारा जो होता है वो यूजर से अटैच नहीं करते, कभी भी ग्रुप से अटैच नहीं करते। कहां पे करते हैं? ओनली AWS के सर्विसेज के साथ। ये याद रखना है आपको बस। रोल हमारा होता है कलेक्शन ऑफ IAM पॉलिसीज, और पॉलिसी होता है कलेक्शन ऑफ परमिशंस। परमिशंस का मीनिंग होता है सेट ऑफ एक्शन। ठीक है। अब इसके बाद यहां पे चाहे आपका देखो एडमिन अकाउंट हो, चाहे आपका IAM यूजर हो, यहां पे होता है हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सेस। हाउ मेनी टाइप ऑफ एक्सेस का मतलब है AWS में हर एक यूजर कितने तरीके से काम कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, कोई एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो उसके तरीके क्या है हमारे? 2 वेज, 2 तरीके हैं। जैसे सोमाश्री ने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक यूजर चाहे तो AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस के थ्रू काम कर सकता है, AWS मैनेजमेंट एक्सेस। और दूसरा तरीका क्या है, जिसको हम बोलते हैं क्या? प्रोग्रामेटिक एक्सेस। यानी कि अगर आप किसी यूजर को GUI से काम कराना चाहते हैं, AWS के कंसोल के थ्रू काम कराना चाहते हैं, तो यूजर बनाते टाइम उसको क्या एक्सेस देना पड़ेगा आपको? AWS मैनेजमेंट कंसोल एक्सेस। ठीक है। आपको एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड वगैरह सेट करना पड़ेगा, यूजर का क्या पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यूजर को मेरे को AWS के CLI के थ्रू काम कराना है, तो आगे चल के हम ना एक मॉड्यूल पढ़ेंगे AWS का कमांड लाइन इंटरफेस। याद रखना वहां पे भी कमांड चलाने के लिए, क्योंकि कमांड आप CLI से चलाओगे, लेकिन एट द एंड बैकएंड में जो वो कमांड एग्जीक्यूट होगा, काम क्या करेगा? वो आपके अकाउंट में जाके कुछ रिसोर्सेस क्रिएट करेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, चाहे आप GUI से काम करो चाहे CLI से, वो कमांड जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपके अकाउंट में ही हो रहा है। लेकिन जब CLI से काम करते हैं ना, आपको एक डिफरेंट टाइप का एक्सेस उसको देना पड़ता है, और उस एक्सेस का नाम क्या है? प्रोग्रामेटिक एक्सेस। ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि AWS वाले इस सर्विस के साथ यूजर अकाउंट्स को सिक्योरिटी के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? आप अपने अकाउंट्स को AWS में जो आपने अपना अकाउंट बना रखा है उसको सिक्योर आप कैसे कर सकते हैं? पहला रिकमेंडेशन तो सबसे ज्यादा है कि आप कोई पावरफुल पासवर्ड सेट करके चलें। आप पावरफुल का मीनिंग हो गया कि एक तरीके से स्ट्रेंथ पासवर्ड होना चाहिए आपका, उसमें अल्फा न्यूमेरिक हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, न्यूमेरिक कैरेक्टर हो। ठीक है। ये सारी चीजें उसमें होने चाहिए, और एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पासवर्ड को आप रीसेट करते रहो। एक दूसरा फीचर इनका बहुत अच्छा है जिसको हम बोलते हैं क्या? MFA। क्या बोलते हैं हम इसको? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स कि जैसे हम गूगल जीमेल वगैरह आपने देखा होगा, गूगल भी हमें ये फीचर अवेलेबल करा के देता है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो अपने अकाउंट के साथ अपने मोबाइल को आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो गूगल पहले आपको एक कोड भेजेगा 6 डिजिट का, अगर वो आप इनपुट करते हैं तभी आप लॉग इन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने भी बोला है कि जब भी आप अकाउंट साइन अप करो, लॉग इन करो, तो एक बार मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप जरूर इनेबल करके चलो, जिससे कि आपके अकाउंट को अननेसेसरी कोई भी यूजर लॉगिन ना कर पाए, एंश्योर करने के लिए कि आप ही उसको लॉगिन कर रहे हैं। तो कंपनीज में क्या होता है, हमारे टोकन जनरेशन के लिए हार्डवेयर के डिवाइसेस भी कंपनीज लगा के रखते हैं। अगर हार्डवेयर डिवाइसेस आपके पास नहीं है, तो हर एक यूजर अपने मोबाइल को ही एज अ वर्चुअल डिवाइस भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो मोबाइल पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेंगे, जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर, राइट? इजीली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। तो आप प्रैक्टिस रिकमेंडेशन ये है कि हमेशा MFA आप अपने यूजर के साथ इनेबल करके चलें, चाहे नॉर्मल यूजर हैं आप, चाहे सुपर यूजर हैं। ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी इसका और देख लेते हैं, और वी विल रिज्यूम विद द प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है।
Identity and access management. IAM is a web service for securely controlling access to AWS resources. It enables you to create and control services for user authentication or limit access to a certain set of people who use your AWS resources. ठीक है, कैसे काम करता है आप एक बार देख लेना ये। और सबसे पहले मैंने यूजर बताया आपको, यूजर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, फिर ग्रुप की बात की हमने, फिर पॉलिसी का, और पॉलिसी के बाद लास्ट हमारा था उसको बोलते हैं हम क्या, आईएम रोल। ठीक है, इसके बाद फीचर्स ऑफ आईएम आप खुद पढ़ना। Amazon रिसोर्स नेम क्या होता है इसकी मैं आपसे बात करूंगा। ARN नंबर का यूज हम लोग करते हैं जब IAM पॉलिसीज हम राइट करते हैं कस्टम। ठीक है, तो ARN नंबर एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी हर एक रिसोर्स को AWS बोलता है कि उसका ARN नंबर आप जनरेट कर लें, उसके बेसिस पे ही उस रिसोर्स के लिए पॉलिसी डिफाइन करें। तो इसको भी हम कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसका एक फॉर्मेट होता है सर्टेन, उसके फॉर्मेट में आपको ARN नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे अगर हम चलते हैं तो हाउ टू सिक्योर रूट यूजर। आपसे बोल रहा है कि यूजर के जो सीक्रेट एक्सेस की या फिर एक्सेस की आईडी जो आपको मिलते हैं, जब हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस देते हैं ना, तो प्रोग्रामेटिक एक्सेस में एज अ पासवर्ड दो की आपको मिलते हैं, एक होता है एक्सेस की और एक होता है सीक्रेट एक्सेस की। इन दोनों कीज को आपको टाइम टू टाइम क्या कर लेना है, चेंज। ठीक है, और दूसरा सजेशन आपको दिया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल करके रखें। ठीक है, AWS मैनेजमेंट और इंटरेक्शन मेथड कितने तरीके से आप काम कर सकते हैं, बाय GUI मैनेजमेंट कंसोल, और दूसरा क्या है CLI जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। ठीक है, तो यही सब हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर को